हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा के दूसरे अंक के बारे में, जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। तो दोस्तों, उत्पत्ति का क्या अर्थ होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि उत्पत्ति क्या होता है, आखिरकार किस तरह से उत्पत्ति के आधार पर हमारा संज्ञा को बांटा गया है। तो दोस्तों, अगर उत्पत्ति की बात किया जाए तो उत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ निर्माण होना होता है, ठीक ना। तो अब कई लोगों के मन में एक कंफ्यूजन चलते रहता होगा कि आखिरकार रचना का मतलब ही तो निर्माण होना ही होता है। तो ये उत्पत्ति और रचना में अंतर क्या है, ठीक ना। तो अगर उत्पत्ति की बात किया जाए दोस्तों, तो उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक ना। यानी कि उत्पन्न होने से ये तात्पर्य है कि अगर प्रारंभिक में जो मतलब उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसको ऐतिहासिक स्रोत भी कई लोग बोलते हैं, ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर भी बोलते हैं, या तो हमारा जो है प्रारंभिक स्रोत के आधार पर भी कई लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं जो शुरुआत में निर्माण होता है उसको उत्पत्ति बोला जाता है, ठीक ना। और रचना की अगर बात किया जाए तो रचना जो होता है दोस्तों, अगर रचना की बात करें तो रचना का मतलब होता है जो बाद में हम लोग निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। यानी कि उत्पत्ति का मतलब हुआ कि पहले जो बनेगा, शुरुआत में बनेगा, उसको उसके अंतर्गत रखा गया है। और जो हमारा रचना हुआ, जो बाद में कई लोग मतलब निर्माण करते हैं, उसको उसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है, दोनों का मतलब एक ही होता है, निर्माण होना, ठीक ना। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिरकार जो है हमारा उत्पत्ति के आधार पे है जो संज्ञा कितने भाग में बांटे गए हैं, ठीक ना। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग उत्पत्ति के आधार पे अगर संज्ञा की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पे हमारा संज्ञा जो है मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। पहला जो हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। दूसरा जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग गणनीय संज्ञा के नाम से जानते हैं, गणनीय संज्ञा। और तीसरा जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग अगणनीय संज्ञा के नाम से जानते हैं, अगणनीय संज्ञा। यानी कि हमारा जो है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा है जो मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, दूसरा गणनीय संज्ञा हुआ, और तीसरा जो है अगणनीय संज्ञा हुआ, ठीक ना। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर हमारा संज्ञा मुख्य रूप से 3 ही भाग में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा के रूप में, ठीक ना। तो दोस्तों, अगर इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको खास करके उत्पत्ति के आधार पर नहीं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर बांटा है इसको, ठीक ना। कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे अगर कोई पूछे कि नाम कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के मतलब बोला जाता है। पहला जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो पहला जो हुआ प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक ना। और दूसरा जो होता है खास करके हमारा कंटेबल नाउन होता है, कंटेबल नाउन। और तीसरा जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग अनकंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं, अनकंटेबल नाउन। यानी कि जो हमारा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी नाउन को बांटा गया है 3 आधार पे, मतलब बांटते हैं इसको, जो हमारा है प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन में, ठीक ना। तो जो हमारा जो है उत्पत्ति के आधार पे हिंदी में बात करें तो 3 भाग में ही बांटा गया है, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय के रूप में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि आखिरकार जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, गणनीय संज्ञा क्या होता है और अगणनीय संज्ञा क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर व्यक्तिवाचक की बात किया जाए तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि पूरी संपूर्ण जाति में से अगर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। यानी कि इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ठीक ना। व्यक्ति या वस्तु का बोध हो अगर, तो इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ से तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर एक ही मतलब व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, जिस शब्द से मतलब एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो खास करके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और इसका परिभाषा हम ये भी बोले कि अगर संपूर्ण जाति में से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। जैसे आप लोग अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बात करें दोस्तों, तो आप लोग अगर लड़का के नाम ले, लड़का, तो श्याम जो हम लोग देख रहे हैं, श्याम, श्याम एक लड़का का नाम हुआ जो संपूर्ण जाति लड़का हुआ, ठीक ना। और लड़का में से अगर श्याम को अगर कोई नाम लेता है, पुकारता है, तो केवल श्याम सुनेगा, ठीक ना। यानी कि इससे श्याम को केवल बोध कराए, एक ही व्यक्ति का बोध कराया, ठीक ना। उसी तरह से लड़की के अंतर्गत संपूर्ण जाति है लड़की, लेकिन उसके अंतर्गत अगर सीता को अगर कोई पुकारता है तो सीता जो हो गई जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक ना।
और उसी तरह से हम लोग बात करें दोस्तों, तो कई तरह से मतलब जो हमारा किताब के अंतर्गत आता है, जो हमारा जैसे रामायण के आप लोग किताब देख लेंगे, रामायण, महाभारत हो गया, ये सब जो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जो है खास करके वस्तु के अंतर्गत आने वाला मतलब शब्द है, जो हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम लोग रामायण के किताब के नाम लेंगे तो केवल ऐसा नहीं है कि रामायण की किताब मांगेंगे तो कोई गीता की किताब उठा करके दे देगा, ठीक ना, यानी कि पुराण की किताब उठा करके दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे रामायण मांगे तो रामायण ही केवल देगा, महाभारत का किताब अगर कोई मांगता है तो महाभारत की ही किताब कोई देगा, ठीक ना। तो ये सब जो देख रहे हैं हमारा खास करके हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बहुत सारा ऐसा चीज हो सकता है दोस्तों, जो हमारा जैसे शहर के नाम है, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, जो हमारा मतलब पार्टिकुलर मतलब प्लेस का मतलब बोध कराता है, ठीक ना। यानी कि मतलब खास अगर दिल्ली नाम लेंगे तो केवल दिल्ली का ही नाम लेगा, और पटना लेंगे तो पटना का ही नाम केवल आएगा, ठीक ना। इसी तरह से और कई जगह मतलब ऐसा भी होता है, जैसे मान लेते हैं मुरादाबाद, मुरादाबाद मुरादाबाद जो ये देख रहे हैं दोस्तों, हमारा शहर के ही अंतर्गत आता है, ठीक ना। यानी कि कोई शहर है, उसके अंतर्गत अगर कोई पर्टिकुलर मतलब खास करके गली मोहल्ला की अगर बात करें, मोहल्ला हुआ है, ठीक ना, तो मोहल्ला की अगर भी बात करता है अगर तो हमारा जो है मुरादाबाद जो है पार्टिकुलर प्लेस हो गया, यानी कि मोहल्ला का नाम हुआ, जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग दिन के नाम अगर लिखे, सोमवार, सोमवार, अगर पूरा दिन अगर सप्ताह बोलते तो पूरा संपूर्ण जाति का बोध होता, लेकिन अगर सोमवार करें कहेंगे अगर तो सोमवार से केवल सोमवार का ही बोध होगा। इसी तरह से हो सकता है मंगलवार, यहाँ पे जो देख रहे हैं मंगलवार भी बोलेंगे तो इससे एक ही दिन का बोध होता है। अगर जनवरी फरवरी आप लोग लिख देते हैं हिंदी में, ठीक ना, ये तो खैर इंग्लिश का शब्द है, लेकिन फिर भी हिंदी में अगर लिखते हैं तो जनवरी इसके अंतर्गत आएगा। हिंदी वाला जो है चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ आप लोग लिखते हैं, ठीक ना, तो ये चैत्र जो है हमारा मतलब इसके अंतर्गत आएगा। और कई तरह से मतलब हमारा ग्रह नक्षत्र तारे ये सब भी आ सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे सूर्य जो है, सूर्य, सूर्य जो है एक तारा है, ठीक ना, लेकिन ये जो है तारा जो है केवल सूर्य नाम लेने से एक ही तारा का बोध करा रहा है, तो हमारा सूर्य जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा, पार्टिकुलर आ जाएगा, यानी कि खास तौर पर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है, ठीक ना। और इसी तरह से ताजमहल के आप लोग नाम सुनेंगे, ताजमहल, ताजमहल जो हमारा मतलब नाम लेते ही पता चलता है कि आगरा का ताजमहल है, ठीक ना। तो आगरा के ताजमहल, यहाँ पे ताजमहल नाम ले रहे हैं दोस्तों, तो हमारा जो है ताजमहल केवल मतलब खास एक महल का मतलब बोध करा रहा है, ताजमहल का। तो इस तरह का जो देख रहे हैं खास करके एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, यानी कि जिसको बोलने से मतलब ये पता चले कि एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी कि उसको गिनने का मतलब जरूरी नहीं है, यानी कि जैसे ही बोलेगा तो ये पता चलेगा कि मतलब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है, ठीक ना। यानी कि गिनने के आधार पे भी अगर इसको बांटे तो हमारा एक ही व्यक्ति या वस्तु का जो बोध कराता है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो है गणनीय संज्ञा क्या होता है, यानी कि कंटेबल नाम क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उसको भी जानते हैं कि आखिरकार कंटेबल नाम क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो कंटेबल नाम है मतलब क्या होता है, यानी कि गणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा की अगर बात किया जाए दोस्तों तो वो गिनने पर आधारित होता है, उसका नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम लोग काउंट कह सकते हैं उसको उसके अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, ठीक ना। यानी कि गणनीय का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक ना। तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो है गणनीय संज्ञा किस तरह से कार्य करता है। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा हुआ जो जो दोस्तों हम लोग इसका अगर बात करें गणनीय संज्ञा के, तो गणनीय संज्ञा इसका नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम लोग गणना कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं जिससे हम लोग गणना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उसे हम लोग खास करके गणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। गणना का मतलब हुआ दोस्तों गिनना, ठीक ना, गिनना, गिनना यानी कि किसी भी वस्तु को हम लोग गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं गणना वाला गिनती की संख्या हुआ, वो इसके अंतर्गत मतलब खास करके आता है, यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि जैसे ही नाम पता चले, तो जैसे नाम लेने से ही पता चले कि मतलब उसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग अगर लड़का नाम लीजिए, लड़का, लड़का केवल रहे, लड़का रहे,
तो यहाँ पे अगर कोई ये भी लिख सकता है कि 10 लड़का, 10 लड़का, कोई 100 लड़का भी लिख सकता है, 100 लड़का। यानी कि दोस्तों कहने से मेरा ये तात्पर्य है कि ये जो लड़का है, लड़का इसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ 10 लड़का लिखा, इसके बाद कहीं देख रहे हैं तो 100 लड़का लिख दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं लड़का जो है मतलब कंटेबल नाम के अंतर्गत आएगा, गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। उसी तरह से हमारा लड़का हो गया, हमारा गाय हो गया, कुत्ता हो गया, उसी तरह से हमारा कोई शहर हो गया, शहर, लड़की हो सकती है, पुस्तक हो सकती है, कलम हो सकती है, ठीक ना। और भी किसी तरह से हो सकता है इसमें। तो हमारा जो है खास करके जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आप लोग सैनिक को गिन सकते हैं, सैनिक, जो सैनिक आप लोग मतलब पढ़े थे कि ये जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, सैनिक हो गया। आर्मी आप लोग देखे थे, आर्मी। पुलिस भी आ सकती है इसके अंतर्गत, पुलिस। आप लोग क्लास जानते हैं कि वर्ग के आधार पे आप लोगों को बांट दिया जाता है कि 8वां क्लास में है। तो इस तरह से जो हमारा वर्ग है, वर्ग में जितना भी लड़का होंगे उसको हम लोग गिन लेंगे, ठीक ना। तो जो हमारा खास करके ये तात्पर्य है दोस्तों, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो गिनने से अगर बात आए तो हम थोड़ा सा इसको बता दें कि गिनने से ये तात्पर्य हुआ दोस्तों कि जिसको गिन सकते हैं वो हमारा जो अर्थ के आधार पे हम संज्ञा बांटे थे 5 आधार में, तो उसमें जो हम लोग पढ़े थे कि ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हुआ जिससे एक ही व्यक्ति, खास व्यक्ति का बोध होता है, उसको रखा गया था। लेकिन यहाँ पे गिनने से यह तात्पर्य हुआ कि मतलब एक से भी अधिक हो तो खास करके किसके अंतर्गत रखा जाए, ठीक ना। तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं अगर एक से अधिक है या तो एक भी है तो उसको हम लोग खास करके जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाने थे। जातिवाचक संज्ञा जितना भी होता है दोस्तों, अगर आए संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो उसमें कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लड़का आप नाम लीजिएगा तो लड़का ये भी हो सकता है कि लड़का के अंतर्गत राम भी आ जाए, मोहन भी आ जाए, रोहित भी आ जाए, श्याम भी आ जाए। इस तरह से जो देख रहे हैं खास करके मतलब लड़का के अंतर्गत बहुत सारा आ सकता है, ठीक ना। यानी कि पूरा लड़का जो है जाति का बोध करा रहा है, उसके अंतर्गत बहुत सारा जिसको हम लोग गिन सकते हैं। लड़का को गिन सकते हैं, लड़की को गिन सकते हैं, स्त्री को गिन सकते हैं, पुरुष को गिन सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक कि इतना भी होता है दोस्तों कि हम लोग जनता को भी गिन देते हैं, ठीक ना। जनता, कि वहाँ पे कितना जनता इकट्ठा हुई थी। यहाँ पे जो देख रहे हैं जनता जो है हमारा मतलब गिनने का मतलब अर्थ प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जितना भी जातिवाचक संज्ञा होता है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, और जितना भी समूहवाचक संज्ञा होता है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो हाँ समूह जुटेगा उसको भी हम लोग गिन सकते हैं, और जाति जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसको भी गिन सकते हैं, ठीक ना। तो ये दोस्तों खास करके हमारा जातिवाचक और समूहवाचक को मिला करके हमारा जो है एक कंटेबल नाउन मतलब रख दिया गया नाम, ठीक ना। कंटेबल नाउन जो है इसके अंतर्गत मतलब जातिवाचक संज्ञा जितना भी पढ़े थे और समूहवाचक संज्ञा पढ़े थे दोनों मिला करके इसको रखा गया है, ठीक ना। यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसका नाम लेने से ही पता चले कि उसका मतलब जो होता है संख्या होता है कुछ, ठीक ना। अगर घोड़ा कोई बोले तो आप लोग बोलिएगा कि 10 घोड़ा, 15 घोड़ा, के वो घोड़ा मांग रहा है, ठीक ना। तो घोड़ा जो है वहाँ पे हम लोग देखते हैं ये गिन सकते हैं घोड़ा को, ठीक ना। तो दोस्तों जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग गणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखें, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है, ठीक ना, उसके बारे में। यानी कि इसी का मतलब तीसरा भेद जो हुआ हमारा उत्पत्ति के आधार पे अगणनीय संज्ञा के बारे में, ठीक ना। तो अगणनीय संज्ञा क्या होता है थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा इससे मतलब क्या तात्पर्य से थोड़ा सा समझिएगा। अगणनीय संज्ञा इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसमें गणनीय संज्ञा था उसमें केवल आ लग गया, ठीक है। तो आप लोग के पहले ही बता चुके थे हम कि मतलब जिसके पहले अगर आ लग जाता है तो अगर उसका विपरीत प्रभाव मतलब डालता है, ठीक ना। यानी कि गणनीय है तो अगणनीय हो गया, तो मतलब जिसको गिना जा सकता है उसको उसके अंतर्गत रखा गया था, लेकिन उसमें आ लग गया तो जिसको नहीं गिना जा सकता है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। तो यानी कि जिसे हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, गणना नहीं कर सकते हैं। अब कई लोग के मन में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि आखिरकार गणना नहीं कर सकते हैं, कौन ऐसा चीज है भाई जिसको गणना नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो होता है हमारा बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक ना। यानी कि जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आप लोग पानी के गिन दीजिएगा, हम कहेंगे कि जाओ तो 8 गो पानी लेकर के आओ, तो आपके 8 गो पानी कहाँ से बोल दिया, ठीक ना। तो क्या होता है, पानी जो है हम लोग पानी को गिन नहीं सकते हैं। तेल हो गया, घी हो गया, आप लोग यहाँ तक कि सोना चांदी को भी नहीं गिन सकते हैं। सोना चांदी जो आप लोग मतलब देखते हैं आभूषण के लिए इसको खास करके लाया जाता है, ठीक ना। हीरा हो गया, आप लोहा भी नहीं गिन सकते। हम कहें कि 4 लोहा लाओ तो लोहा नहीं गिन सकते हैं, ठीक ना। हाँ, हालांकि इससे अगर कोई वस्तु बन जाता है, जैसे लोहा से अगर कोई मतलब छेनी बना देता है, हथौड़ी बना देता है, तो उसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो हम लोहा देख रहे हैं, जो हमारा पदार्थ के अंतर्गत मतलब देख रहे हैं जो आया, तो हमारा लोहा के अंतर्गत जो आया मतलब उसको नहीं गिन सकते हैं, ठीक ना। और अगर इसके अंतर्गत बात करें तो हमारा जो है बुढ़ापा, बुढ़ापा कई लोग बोल देते हैं बूढ़ा हो गया, तुम्हें बुढ़ापा झलक रहा है, ठीक ना। क्योंकि तुम्हारा दाढ़ी मोछ देख रहे हैं, दांत जो झड़ रहा है जिस तरीके से, तो बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा इसके अंतर्गत आ गया। बचपन, आप लोग बचपन के भी नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि मतलब कोई पूछे कि तुम्हारे अंदर क्या को बचपना छिपा हुआ है, तो आप नहीं बोलेगा कि हम बहुत बदमाश हैं, पर ये हमको पता है, लेकिन हमें बचपना कितना है ये नहीं बता सकते। यानी कि बचपना को आप लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह से किसी का मतलब बड़कपन हो गया, बड़कपन, और अच्छाई हो गया, सुंदरता हो गया। ये सब जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं जितना भी हमारा इसके अंतर्गत आता है वो द्रववाचक आता है। द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग जिसको रखे थे वो आ जाएगा। और अंतिम जो होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वो अनकंटेबल के नाउन के अंतर्गत आता है। यानी कि कह सकते हैं द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को मिला करके हमारा अगणीय संज्ञा यानी कि अनकंटेबल नाउन के अंतर्गत रख दिया गया, ठीक है ना। अनकंटेबल नाउन यानी कि ऐसे भी आप लोग जाने थे कि हमारा द्रववाचक संज्ञा है जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं, ठीक ना। गिन नहीं सकते हैं, कभी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप अनकंटेबल नाउन के गिन दीजिएगा, ठीक ना। कभी नहीं, सोना के कभी गिन ही नहीं सकते हैं। अब 4 किलो सोना दे दिया, बताओ कि वो सोना इसमें, ठीक ना। तो आप लोग मतलब एक कैसे बात हुआ यार, सोना कैसे गिन सकते हैं हम लोग। कोई पानी दे दिया आपको, 4 लीटर पानी दे दिया, ठीक ना, आपको कहेगा कि गिन के बताओ तो 4 लीटर में क्या पानी होते। तो यहाँ पे आप लोग मतलब क्या कीजिएगा, पानी को नहीं गिन पाइएगा, ठीक ना। तो जो हमारा मतलब नहीं गिनते हैं उसको द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे थे। और ये जो भाववाचक संज्ञा था उसको हम बता भी दिए थे दोस्तों कि इसको हम लोग केवल खास करके अनुभव करते हैं, इसको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ठीक ना। यानी कि केवल अनुभव करने वाला चीज होता है, तो अनुभव जिसको कीजिएगा उसको गिन दीजिएगा। हमारे अंदर कितना सुंदरता है आप नहीं गिन के बता सकते हैं, सुंदरता कितना है, ठीक ना। ये जो हमारा बुढ़ापा है, बुढ़ापा को भी नहीं गिन सकते हैं। कितना आदमी बूढ़ा है बताइएगा, 4 को बूढ़ा है तू बताओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ा के गिन दीजिएगा, बूढ़ा को आप लोग गिन दीजिएगा, लेकिन बुढ़ापा नहीं गिनाएगा, ठीक ना। तो ये जो है द्रववाचक और भाववाचक जो है अनकंटेबल नाउन के अंतर्गत आया, ठीक ना। तो हम लोग अभी तक देखे दोस्तों, जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा है वो 3 भाग में बांटा गया, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय के रूप में। तो व्यक्तिवाचक जिसमें हम लोग देखे कि जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको उसके अंतर्गत रखा गया था। और गणनीय में हम लोग देखे कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, इसके अंतर्गत जातिवाचक जो हमारा आया और समूहवाचक दोनों इंक्लूड हुआ। और अगणनीय के अंतर्गत आया हमारा दोस्तों द्रववाचक और भाववाचक, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर चाहते हैं कि इसी तरह से कुछ अलग और खास तरह का वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।